आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 15 एक स्त्री का पत्र। ये पाठ के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। प्रस्तुत पाठ में बिंदु के माध्यम से, बिंदु एक लड़की है जिसके माध्यम से नारी जीवन के सामाजिक बंधन, उसके शोषण और उसके दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। मार्मिक यानी दिल को छू लेने वाला, हृदय को छू लेने वाला। तो चलिए पत्र को शुरू करते हैं। पत्र लिखने वाली है मृणाल और वो अपने पति को पत्र लिख रही है। पूज्यवर। अपने पति को पूज्यवर कहकर संबोधित करते हुए, आज 15 साल हुए हमारे विवाह को, हम तब से साथ ही रहे। मृणाल कहती है कि हम 15 साल से साथ में हैं। अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसे अभी तक चिट्ठी लिखकर ये बताने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मंझली बहू, यानी वो खुद को बता रही है, वो उस घर की मंझली बहू है, जगन्नाथपुरी आई थी। तीर्थ करने आई तो थी, पर जाना कि दुनिया और भगवान से भी मेरा नाता है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में है, जो हिंदुओं का मान्य चारों धामों में से एक है। हिंदुओं के जो 4 धाम हैं उनमें से जगन्नाथपुरी एक है। और वो तीर्थ करने गई थी। वहाँ जानकर उसको ये समझ में आया कि भगवान से भी उसका नाता है, और उसको हिम्मत आई और उसने अपने पति को पत्र लिखा। और उस आगे कहती है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मंझली बहू की चिट्ठी मत समझना। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मृणाल कहती है कि जिस दिन तुम लोग मुझे शादी के लिए देखने आए थे, मुझे 12वां साल लगा था। 12 साल की हुई थी वो। सुदूर गांव में हमारा घर था और पहुंचने में बहुत मुश्किलें हुई थी आप सबको। सुदूर गांव यानी काफ़ी गांव दूर था और इन लोगों को घर पहुंचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरे घर के लोग आओ भगत करते करते हैरान हो गए। आओ भगत करना यानी आदर सत्कार करना, खातिरदारी करना। विदाई की करुण धुन गूंज उठी। शादी तय हो गई, विवाह हो गया, विदाई हुई। करुण धुन मतलब जिस दुख में बेटी को विदा करने की जो दर्द होता है, जो तकलीफ़ होती है, वो शामिल हो। मैं मंझली बहू बनकर तुम्हारे घर आ गई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। मृणाल कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे घर आई, मंझली बहू बनकर, और जो भी समाज में औरतें थीं उन सब ने मुझे यानी नई दुल्हन को खूब जांच परख कर देखा, और सबको मानना पड़ा कि बहू बहुत सुंदर है। मैं सुंदर हूँ ये तो तुम लोगों ने माना भी और भूल भी गए, लेकिन मुझ में बुद्धि है, ये बात चाह कर भी तुम लोग भूल नहीं सके। मेरी माँ कहती थी, औरतों के लिए तेज़ दिमाग भी एक बला होता है। बला यानी उसके लिए जो उसका दिमाग था वो भी उसको कष्ट दे सकता है। लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोगों ने उठते बैठते ये कहना, ये ताना देना नहीं छोड़ा कि ये बहुत तेज है। लोग बुरा भला कहते सो कहते रहे। मैं सबको माफ़ करती गई, लेकिन मृणाल के मन में कुछ था जो कभी भी शांत नहीं हुआ। आगे मृणाल बताती है, मैं छिप छिप कर कविताएं लिखती थी। कविताएं मामूली होती थीं, लेकिन उसमें मेरी खुद की आवाज़ होती थी। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़, मेरे मन की भावनाएं होती थीं। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से आज़ाद थीं, यानी उन कविताओं में रीति रिवाज के बंधन नहीं थे। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई, उसे ले गई, पर मुझे छोड़ गई। यहाँ पर मृणाल बताती है कि उसकी जो बेटी थी उसकी मृत्यु हो गई, और माँ बनने का दर्द तो उसने सहा, पर माँ कहलाने का सुख ना पा सकी। इस हादसे को भी पार किया उसने, ये सब भी सहा, और फिर से जुट गई गृह कार्य में। क्योंकि ज़िंदगी तो चलती रहती है, वो किसी आने के या जाने से नहीं रुकती। उसकी नन्ही बेटी को खोने का उसे दुख तो था, मगर उसको पार करके, उसे भूल कर उसने अपने आगे की ज़िंदगी को अपनाया।
गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। वो अपने पति से कहती है कि तुम्हारे घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उससे भले तो मुझे गाय भैंस ही अपने लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत भी जाता और आज ये पत्र लिखा भी नहीं जाता। लेकिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बारे में उसे अपने पति को सूचित करना आवश्यक था। लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। ऐसा क्या हुआ? जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। जेठानी होती है बड़े भाई, पति के बड़े भाई की पत्नी को जेठानी बोलते हैं। और उनकी माँ की मृत्यु के बाद उनकी बहन अकेली पड़ गई जिसका नाम बिंदु था। इस कारण वो अपनी बड़ी बहन के पास उसके घर आ गई। लेकिन ये सब उनके घर वालों को अच्छा नहीं लगा। मृणाल कहती है, मैंने देखा तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर, पीहर यानी मायका, मायके की लड़की ना रूपवती ना धनवती, क्योंकि ना तो उसके पास रूप यानी सुंदरता थी, ना ही उसके पास पैसे। जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। एक तरफ बहन का प्यार और दूसरी तरफ ससुराल वालों की नाराज़गी। जेठानी जी की परेशानी देखकर मैंने उनसे कहा कि अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव ना करें, और मैंने उसे अपने पास जगह दे दी। ये देखकर जेठानी दीदी को बड़ी चैन की सांस मिली। गलती का बोझ मुझ पर आ पड़ा। लोगों को कुछ भी पसंद नहीं था और उसने बिंदु को अपने पास रख लिया था। इस कारण ये सारी बातें किसी को भी पसंद नहीं आई थीं। मेरा पहला स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी। पहला स्नेह मतलब जैसे मैंने उसे प्यार करना शुरू किया तो उसको थोड़ा सा संकोच हुआ, पर धीरे धीरे वो भी मुझे प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। यही नहीं, बिंदु को भी मृणाल से काफ़ी ज़्यादा प्रेम लगाव सा हो गया। इतना प्यार और सम्मान दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन तुम्हारे घर वालों को ये भी फूटी आंख न सुहाया, यानी ये भी अच्छा नहीं लगा कि बिंदु को जो प्यार मैंने दिया। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हो गया था। बाजूबंद एक तरह का जेवर होता है जो बाजू में पहना जाता है। इसका इल्ज़ाम भी बिंदु पर ही लगा दिया गया और तुम लोग एक पल के लिए नहीं झिझके, एक बार भी नहीं सोचा और तुमने बिंदु पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। बिंदु के बदन पर ज़रा सी लाल घमौरी क्या निकली, यानी छोटे छोटे दाने क्या निकले, तुम लोगों ने झट से ये कह दिया कि चेचक हो गया है। किसी इल्ज़ाम का सबूत न था। सबूत के लिए बिंदु का होना ही काफ़ी था। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराज़गी भी बढ़ने लगी, क्योंकि पराई लड़की का खर्चा, उसके पालन पोषण को तुम लोग झेल नहीं पा रहे थे। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हो गई, असफल हो गई, तब तुमने ये तय कर लिया कि उसकी शादी कर दी जाए। विवाह तय कर दिया गया। ये भी लड़के वालों को लड़की देखने के लिए भी नहीं बुलाया गया। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, यही उनके घर का रिवाज है। यानी ये भी यहाँ पर नहीं तय किया गया कि किस लड़के से शादी हो रही है, उसको मिलवाया भी नहीं गया। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे अपने पास रख लो। यानी जो बिंदु थी वो अपनी दीदी यानी मेरी जेठानी के पांव पकड़कर बोली कि मुझे कहीं पर भी जगह दे दो, कोने में मैं पड़ी रहूँगी और जो कहोगी वो करूँगी, मगर मुझे इस तरह से विदा मत करो। बेसहारा लड़की सिसकती रही और मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा, ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्हें रोककर वह बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर होता है। यानी पति जो होता है वो पत्नी के लिए भगवान स्वरूप होता है, इसलिए उसकी हर तरह से सुख दुख में उसका साथ देना। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा कि वो एक कोने में पड़ी थी
और देखकर मुझे देखकर वो फफक कर रोने लगी, यानी फूट फूट कर रोने लगी। बिंदु ने कहा उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किलों से भागकर यहाँ आई है। ये बात सुनकर मृणाल को बहुत गुस्सा आया। गुस्से और घृणा से उसका तन बदन में आग लग गई। वो बोली, इस तरह का धोखा भी हो सकता है कोई ब्याह में? शादी धोखे से भी की जा सकती है, क्योंकि मृणाल को उस लड़के से मिलवाया ही नहीं गया था। मृणाल ने उससे कहा, तू आज से मेरे पास रहेगी, देखूं तो तुझे मुझसे कौन ले जाता है। तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब ये कहने लगे, बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले आएंगे और उसे ले जाएंगे। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा और मैं कुछ कर नहीं सकी। मैं बिंदु को रोक भी नहीं सकी। मैं समझ गई, चाहे बिंदु मर भी जाए, वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी, हमारे पास नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा करने जाएंगी। मैंने कहा, मैं भी संग में चलूँगी। ये सुनकर वो खुश हो गईं। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं पुरी आऊँगी। जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पे सांप लौट गए, यानी कुछ तो हुआ है गलत। मैंने सवाल किया, उसे राज़ी नहीं कर पाए, यानी बिंदु को वो मना नहीं पाए संग चलने के लिए। उसकी ज़रूरत नहीं। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली, शरद ने उत्तर दिया। और जवाब में उसके भाई ने मृणाल को बताया कि बिंदु ने कल आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, खुद को आग लगा ली। मैं स्तब्ध रह गई, बिल्कुल सन्न। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी था। जिन लोगों ने दुख कष्ट कहते हैं, जिसे लोग दुख और कष्ट कहते हैं, वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर के खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट न था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर उस घर में वापस नहीं आऊँगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी हूँ। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में समुद्र है। वो वहाँ खड़ी हुई थी और अपने को व्यक्त कर रही थी, किस तरह से वो महसूस कर रही है। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। ना जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झांक कर मुझे देख लिया। उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिरा दिया और आज मैं आज़ाद हूँ। ये समझ लेना कि मंजली बहू ख़त्म हो गई। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं अपने आप को ख़त्म नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीराबाई भी मेरी तरह औरत थी। उसके बंधन भी कम नहीं थे। उसने मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं जी सकती हूँ और मैं जीऊँगी। ये लिखते हुए उसने अपने पत्र को विराम दिया। तुम लोगों का आश्रय से मुक्त, यानी अब तुम्हारे पास मैं वापस नहीं लौटूंगी। मृणाल। मृणाल ने अपने जीवन में जो भी दुख देखे, अपनी नन्ही सी बच्ची को खोने के बाद भी अपने आप को समेट कर उसने गृहस्थी को संभाला। लेकिन जो कुछ बिंदु के संग घटित हुआ वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और इस तरह से उसने अपने परिवार को छोड़ना ही बेहतर समझा। तो ये तो हो गई पाठ की व्याख्या। अगर आपको इस पाठ का सारांश और प्रश्न अभ्यास देखने हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ ही साथ इस किताब से जुड़े हर पाठ की प्लेलिस्ट लिंक का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।
आपके कोई सुझाव या आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।